हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर 5, 6, 7 मार्च कंबाइंड है यहाँ पर। तो वीडियो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। दिस लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 मार्च की न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 का अवलोकन करेंगे, यानी कि IT एक्ट जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अवलोकन करने के लिए। यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं ये? OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप, कुछ OTT प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफी कंटेंट की स्क्रीनिंग ज़रूरी है, यानी कि कुछ इस प्रकार का कंटेंट दिखाया जा रहा है OTT पर, यानी कि बेलगाम दिखाया जा रहा है। इस पर कोई रेगुलेशन, कोई कंट्रोल नहीं है। उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि IT एक्ट जो है, IT एक्ट के रूल्स हैं, उनका अवलोकन करने की बात की जा रही है, ताकि इसकी स्क्रीनिंग की जा सके। इस प्रकार का जो कंटेंट दिखाया जा रहा है, ये गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं रोक की बात की जा रही है। तो उसकी स्क्रीनिंग को लेकर के ये बात की जा रही है। यहाँ पे इसके कंटेंट को लेकर के बात की जा रही है। अभी काफ़ी इसके लिए कुछ इन्होंने गाइडलाइन भी तैयार की थी, कुछ इन्होंने कैटेगरी बनाई थी, मैंने आपको डिस्कस भी किया था। उसमें एडल्ट के लिए, 18+ वालों के लिए, 13+ एज वालों के लिए अलग अलग कैटेगरीज में इन्होंने डिफाइन किया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दिया हुआ है इन्होंने। यूनिवर्सल यू फॉर A7+, A13+, यानी कि एज की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये कैटेगरी यहाँ पे बनाई थी, लेकिन अभी बता रहे हैं कि इस IT एक्ट का अवलोकन करना भी जरूरी है, यानी कि एक बार इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें और चीज़ें की जा सकती हैं, क्योंकि कई बार धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं। तो ये भी चीज़ें रहती हैं इसको लेकर के। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में ऐसा कहा है। तो मुझे बताइए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कौन सा है, किस ईयर में बनाया गया था, मतलब कि उसका ईयर कौन सा है? तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये आप देख सकते हैं न्यूज़ है यहाँ पे। रैंकिंग सामने आई है, 111 शहर को इसमें शामिल किया गया है। ईज़ ऑफ लिविंग, यानी कि रहने के लिए अच्छी जो शहर हैं, 111 शहरों में से किसने टॉप किया है, कौन नीचे रहा है, तो ये बात यहाँ पे की गई है। तो बेंगलुरु और शिमला इसमें टॉप रहे हैं यहाँ पे। तो बेंगलुरु 10 लाख से ऊपर की आबादी की बात की गई है, और 10 लाख से नीचे शिमला इसमें टॉप रहा है। लेकिन श्रीनगर की जो स्थिति है यहाँ पे, स्टेटस है, सबसे खराब रहा है। ये इस प्रकार की यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे इसके बारे में। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पहलू इसके संबंध में। तो ये बात की जा रही है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स। आपने ईज़ ऑफ बिजनेस नाम सुना होगा, एक इंडेक्स निकाला जाता है। मुझे बताइए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इस साल की भारत की रैंकिंग भी वहाँ पे बताइए। तो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स मैं आपको बताता हूँ शुरू कब किया था। तो 2018 में इसको शुरू किया गया था, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसका मतलब ये होता है कि कितना आसान है, कितनी चीज़ें सुलभ हैं उस सिटी में, उस शहर में रहने के लिए, वो ये इंडेक्स बताता है। इसके जरिए ये चीज़ें जारी की जाती हैं। तो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग 2020 अभी जारी की गई है। कौन जारी करता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। केंद्रीय आवास एवं शहरी आवास मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है। वर्तमान में मंत्री का नाम है हरदीप सिंह पुरी, यानी कि केंद्रीय आवास एवं शहरी आवास मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी साहब। तो ये भी नाम याद रखिएगा। 111 शहरों को इस वर्ष इसमें शामिल किया गया था रैंकिंग निकालने के लिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैरामीटर, 4 पैरामीटर्स को यहाँ पे लिया जाता है। इसके अनुसार ये बताया जाता है वेटेज इनके लिए। आप देख सकते हैं 25, 25, 5, 45, इस प्रकार से 100 का ये वेटेज निकल के आता है। तो सबसे पहला देख सकते हैं आप इंस्टीट्यूशनल, यानी कि गवर्नेंस वहाँ पर कैसी है, कामकाज कैसा चलता है, सारी चीज़ें मुहैया कैसे होती हैं, सर्विसेज कितनी अच्छी हैं, तो ये बात की जाती है। दूसरा सामाजिक फैक्टर, यानी कि सोशल फैक्टर कितना अच्छा है वहाँ पे, यानी कि आइडेंटिटी, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, ये चीज़ें हैं। दूसरा फैक्टर, दूसरा पैरामीटर है यहाँ पे। तीसरा है इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक फैक्टर वहाँ पे कैसा है, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास कैसा है वहाँ पे, तो इसको यहाँ पे पैरामीटर लिया जाता है। चौथा है यहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स, यहाँ पे है वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन, हाउसिंग, इंक्लूसिवनेस, मिक्स्ड लैंड यूज, पावर एंड वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ओपन स्पेसेस एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से सारी की सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि किस शहर में, जैसे कि अभी श्रीनगर क्यों यहाँ पे निचला स्थान मिला है श्रीनगर को, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे आपने सुना होगा, पिछले जब से वहाँ पे 370 धारा को हटाया गया है, तब से आपने सुना होगा कि वहाँ पे लोगों को इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। लोग
जो अपने रोज़मर्रा की चीज़ें वहाँ पे वो कर नहीं पा रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से जो नॉर्मल लाइफ इंसान की बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है वहाँ पे। तो ये सारी जो पैरामीटर्स हैं, इनके आधार पर ये रैंकिंग तैयार की जाती है, कहाँ पर कितने अच्छे तरीके से ये चारों के चारों पैरामीटर्स लोगों को मुहैया होते हैं, कितनी आसान उनका जीवन होता है वहाँ पे रहना, कितनी चीज़ें सुलभ होती है उनके लिए। तो उसके आधार पर ये ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 30 तक जो 17 गोल है हमारे, तो वहाँ पर गोल नंबर 11 है जो बात करता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की। तो यहाँ पे ये इसी से संबंधित है, SDG गोल नंबर 11। तो अगर आपको ये कभी आंसर लिखने के लिए कहीं भी सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में लिखना है आंसर, तो आप गोल नंबर 11 कोट कर सकते हो वहाँ पे सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ को लेकर के। जब भी कोई इस प्रकार का आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप बड़ा ही अच्छा बेहतरीन आंसर वहाँ पे लिख सकते हैं। तो नंबर 1 सिटी यहाँ पे रही है शिमला और बेंगलुरु या बेंगलुरु। मैं आपको बता चुका हूँ 10 लाख से कम आबादी में शिमला और 10 लाख से अधिक आबादी में बेंगलुरु ने टॉप किया है। नंबर 13 पे दिल्ली की पोजीशन रही है यहाँ पे, और श्रीनगर यहाँ पे बॉटम में रहा है। अब मेरा आपसे यहाँ पे प्रश्न है कि राजस्थान में जयपुर की इसमें क्या स्थिति रही है, रैंकिंग कौन सी रही है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जयपुर की रैंकिंग यहाँ पर कितनी रही है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर। ये बात की जा रही है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ पूछा जा सकता है, ये आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न बन जाता है, प्लस करंट अफेयर में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बात की जा रही है, ये पिक्चर है, किन की फोटो है, ये मोहन कृष्ण बोहरा साहब की। तो के बिरला फाउंडेशन है, नाम याद रखिएगा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये इस वर्ष 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा, मतलब कि बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया है? बोहरा साहब को। ऐसे याद करिएगा कि 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है बोहरा साहब को, और बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। देखिए अब तीनों में बाहर आए, बिरला फाउंडेशन के द्वारा बिहारी पुरस्कार दिया गया है और बोहरा साहब को दिया गया है, ये याद रख लीजिएगा, 30वां दिया गया है ये। तो इनकी कृति है, इसका नाम याद रखिएगा, कृति है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। इसके लिए इनको बिहारी पुरस्कार दिया गया है। इसके तहत इनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, प्रतीक चिन्ह और 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। बेहद ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। ये इस प्रकार की चीज़ें अभी पूछी जाती हैं, करंट अफेयर को लेकर के ये चीज़ें बन जाती हैं। तो अब ये प्रश्न है यहाँ पे, ये बात की जा रही है राजस्थान के अंदर सर्दियों में दुर्लभ पक्षियों की पहना स्थली है जोधपुर का गढ़ मेहरानगढ़। बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट है राजस्थान के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग। तो मेहरानगढ़ किला की यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे कि राव जोधा के द्वारा बनाया गया था। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसको राव जोधा ने किस वर्ष बनाया था मेहरानगढ़ फोर्ट को। इस फोर्ट को चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। इसका रीजन है कि कुंडली के आधार पर दुर्ग बनाया गया है, इसलिए इसे चिंतामणि का नाम भी दिया जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को। इसकी आकृति के आधार पर इसको मयूर ध्वज भी बोला गया, यानी कि मयूर यानी कि मोर के समान इसकी आकृति होने के कारण इस किले का नाम मयूर ध्वज भी है। तो ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि मयूर ध्वज, चिंतामणि, मेहरानगढ़, ये एक ही नाम है, एक ही फोर्ट के नाम है। गिद्धों का आश्रय स्थल है ये मेहरानगढ़ फोर्ट। और लोहा पोल एक यहाँ पे गेट है, एक पोल है यहाँ पे, इसे गेट बोलते हैं लोहा पोल। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लोहा पोल कहाँ पर स्थित है, तो मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर स्थित है लोहा पोल। तो इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे फैक्ट रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। आपने वैसे किए होंगे ये, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये बात की जा रही है बीमा योजना, यूनिवर्सल इंश्योरेंस स्कीम राजस्थान के अंदर इस बार बजट में सीएम अशोक गहलोत साहब ने प्रस्तुत किया है। बेहद ही इंपॉर्टेंट जिसकी चर्चा हो रही है। तो सबके स्वास्थ्य की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है यहाँ पे। कोविड-19 का जो दौर आया था, इस वक्त आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुई हमारी अर्थव्यवस्था। लोगों के पास रोजगार नहीं था, लेकिन जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं अब उनको करने पड़ रहे थे। अब कहाँ से कैसे कर रहे थे लोग, किसी लोन लेना पड़ रहा था, सेठ साहूकारों के पास हाथ फैलाने पड़ रहे थे। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि हेल्थ एक ऐसा मुद्दा है कि लोगों का पूरी जीवन इसमें चला जाता है। जब कभी ऐसी कोई बीमारी लग जाती है जिसको कि रिकवर करने में लोगों का मतलब पूरा जीवन चला जाता है, पूरी धन संपत्ति उनकी चली जाती है। तो ये बेहद ही मतलब वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है उनके लिए। तो यहाँ पर ये जो राजस्थान सरकार के द्वारा यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा योजना लाई गई है, जैसे कि आयुष्मान भारत लाई गई थी, जो गरीब तबका है उसके लिए लाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन राजस्थान में इसको यूनिवर्सली लागू किया गया है। इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है? प्रीमियम की राशि 850 रुपये वार्षिक रखी गई है यहाँ पे।
850 रुपये वार्षिक प्रीमियम की राशि ली जाएगी यहाँ पे। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो गरीब तबका नहीं है उनके लिए भी ये है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जो लोग गरीब नहीं हैं, उससे ऊपर हैं, उससे अलग हैं, तो वहाँ पे उनको वो 850 रुपये प्रीमियम की राशि वार्षिक देनी होगी। इसके तहत वो लोग सरकारी व निजी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। मतलब कि अपनी जांच अपनी करा सकेंगे, वहाँ पे एडमिट भी हो सकते हैं वो इस योजना के तहत। तो बहुत ही अच्छी योजना है। इस प्रकार का मॉडल अन्य राज्यों को भी भारत में लागू करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ। मतलब यदि आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके पास कितनी भी एजुकेशन है, आपके पास कुछ भी टैलेंट है, लेकिन यदि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप उसका मतलब प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपके पास स्किल्स है, तो हेल्थ बहुत बड़ा मुद्दा है दुनिया के अंदर। तो स्वास्थ्य जो है राज्यों का विषय, ये भी आपको पता होना चाहिए। संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। तो उसमें राज्यों का विषय है, यानी कि राज्य सूची का हिस्सा है स्वास्थ्य। तो राज्यों की जिम्मेवारी है स्वास्थ्य को लेकर के, वो अपने लोगों के लिए क्या क्या पॉलिसी लेकर के आती है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस प्रकार की पहल की गई है, तो बेहद ही खास सराहनीय काम किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। शिक्षा व स्वास्थ्य मानव विकास के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में लिखने के लिए, यानी कि हेल्थ और एजुकेशन। यदि आप हेल्थ और एजुकेशन किसी व्यक्ति को दे देते हैं, यानी कि एक कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेल या फीमेल है, वो जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उसे प्रॉपर हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों चीज़ उसको मिल जाती हैं, तो वो एक ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये व्यक्ति, इसको हेल्थ और एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये ह्यूमन कैपिटल कभी नहीं बन पाएगा। यदि ह्यूमन कैपिटल ये कभी बन ही नहीं पाएगा तो ये अपने देश के लिए एक लायबिलिटी बनकर क्रिएट हो जाएगा, ना कि एसेट्स। अगर ये ह्यूमन कैपिटल बन जाता है तो ये अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए एक एसेट्स का काम करता है, मतलब कि एक रेवेन्यू जनरेट करने का काम करता है अपने देश के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसका हक होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ फंडामेंटल राइट होना चाहिए लोगों का शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के। तो आपने सुना होगा मानव विकास सूचकांक, मानव विकास जो HDI इंडेक्स निकाला जाता है, वहाँ पर भी ये दोनों ही पॉइंट लिए जाते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों पॉइंट, ये की फैक्टर है। मतलब जीवन के, किसी की भी लाइफ के, किसी भी कंट्री के लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, तो आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी। तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो ये थोड़ी सी एक बेसिक नॉलेज थी, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इस प्रकार की योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है राजस्थान के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। अब हम देखते हैं आगे, इंटरनेट शटडाउन की बात यहाँ पे की जा रही है और डिजिटल डार्कनेस की बात की जा रही है। इंटरनेट शटडाउन और डिजिटल डार्कनेस, तो एक्सेस नाउ की एक रिपोर्ट है, यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं। नाम याद रखिएगा, एक्सेस नाउ। तो एक्सेस नाउ की रिपोर्ट में बताया गया है कि इंटरनेट ब्लैकआउट व डिजिटल अंधेरे के बारे में बताया गया है। यानी कि इंटरनेट ब्लैकआउट व डिजिटल अंधेरा, अच्छा वर्ड है डिजिटल अंधेरा, यानी कि लोगों के पास इसकी मतलब कि आपने देखा हो कई बार ऐसी चीज़ें, घटनाएं हो जाती हैं कि आए दिन इंटरनेट को गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया जाता है, ताकि कुछ ऐसा हो हल्ला या कुछ हंगामा क्रिएट ना हो जाए सोसाइटी के अंदर। तो वहाँ पर मतलब आए दिन इस प्रकार की चीज़ें की जाती हैं प्रशासन के द्वारा कि इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। और आप समझ सकते हैं कि आज के इस मॉडर्न युग में इंटरनेट एक बेसिक मतलब रिक्वायरमेंट होगा लोगों के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरनेट के बेसिस पे, आपका बैंकिंग हो गया, आपका बिजनेस हो गया, तो वहाँ पर इस प्रकार से चीज़ें ठप कर देना तो एक बहुत बड़ी चैलेंज, बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है दुनिया के सामने। भारत में यहाँ इस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत के अंदर यदि हम देखें तो एक वर्ष में कई बार इंटरनेट को बंद किया गया है, यानी कि डिजिटल अंधेरे के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो नाउ के द्वारा कहा गया है कि इंटरनेट बंद करना मानव अधिकारों का उल्लंघन है। आप समझ सकते हैं ह्यूमन राइट्स, मतलब कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है इंटरनेट को बंद करना। ये बड़ी बात बोली है एक्सेस नाउ के द्वारा। ये जो यहाँ पे रिसर्चर जो हैं कि एक प्रकार से जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं, आप उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं इस प्रकार से इंटरनेट ब्लैकआउट करके। तो ये एक बेसिक एमिनिटीज़ बन गया है, मतलब कि एक ज़रूरत बन गया है लोगों के लिए। इंटरनेट उनको मुहैया होना चाहिए, इंटरनेट एक्सेस होनी चाहिए लोगों के पास, और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए कि आप बार बार इंटरनेट का ब्लैकआउट कर देते हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल के अंदर। तो ये आपको अच्छा वर्ड है डिजिटल अंधेरा, ये आप नोट कर सकते हैं कहीं।
ये बात की जा रही है नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रता में भारत 88वें पायदान पर, यानी कि नागरिक के जो अधिकार होते हैं और उनकी जो स्वतंत्रता, उनकी इंडिपेंडेंस जो होती है, फ्रीडम होती है, उसको लेकर के बात की गई। तो भारत का इसमें 88वां स्थान है। तो अब कौन पब्लिश करता है ये जो इंडेक्स है? अमेरिकी थिंक टैंक, यानी कि अमेरिकी थिंक टैंक है, यानी सोच विचार करने वाला एक ग्रुप है। ये है फ्रीडम हाउस की ग्लोबल पॉलिटिकल राइट एंड लिबर्टीज रिपोर्ट, नाम याद रखिएगा। अमेरिकी थिंक टैंक है फ्रीडम हाउस की ग्लोबल पॉलिटिकल राइट एंड लिबर्टीज रिपोर्ट 2021। यहाँ पर बताया गया है कि भारत 100 सबसे आज़ाद देशों में 67वें नंबर पर है। यानी कि सबसे आज़ाद जो देश हैं उनमें, वो जो ऐसे 100 देश हैं उनमें 67वें नंबर पर है, जबकि टोटल जो देशों की बात की जा रही है 211, वहाँ पर 88वें पायदान पर है। तो आप ये नंबर याद रखिएगा कि भारत का जो स्थान है नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रता के मामले में, तो 88वें पायदान पर है भारत। और रिपोर्ट निकाली जाती है फ्रीडम हाउस की ग्लोबल पॉलिटिकल राइट एंड लिबर्टीज रिपोर्ट 2021 है ये। तो ये रिपोर्ट हर वर्ष जारी की जाती है, प्रतिवर्ष जारी की जाती है। तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए और भारत की रैंक कौन सी है इस बार, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बात की जा रही है भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, पीएम मोदी ने जताया है आभार। अब ये क्या आभार जताया है ये देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की बात की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया। यानी कि भारत ने आग्रह किया था कि वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे मान लिया है और ऐसा घोषित कर दिया गया है। तो इसीलिए ये आभार जताया गया है मोदी साहब के द्वारा। तो इस हेतु भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, मोटा अनाज, कभी भी मोटा अनाज आपसे पूछा जाए तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? ज्वार, बाजरा एवं रागी। तो मोटा अनाज के अंदर ज्वार, बाजरा एवं रागी शामिल होता है। मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा ज्वार भारत के अंदर किस राज्य के अंदर होता है, बाजरा भारत के अंदर किस राज्य में होता है, और रागी भारत के अंदर किस राज्य में होती है सबसे ज़्यादा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये बात की जा रही है भारतवंशी प्रमिला को अमेरिका में सौंपी गई अहम जिम्मेदारी। तो नाम है इनका प्रमिला, नाम याद रखिएगा। क्या जिम्मेदारी दी गई है? अमेरिका में भारतवंशी सांसद हैं प्रमिला जयपाल, यानी कि वहाँ पर ये एक एमपी हैं, सांसद हैं, को व्यापार एकाधिकार रोधी वाणिज्यिक और प्रशासनिक कानून पर संसद की उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि संसद की उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया है व्यापार एकाधिकार रोधी वाणिज्यिक और प्रशासनिक कानून पर। इनका संबंध भारत के अंदर चेन्नई राज्य से है, यानी कि चेन्नई में इनका जन्म हुआ था प्रमिला जी का। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि प्रमिला जो अमेरिका के अंदर उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इनका संबंध चेन्नई राज्य से है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाती हैं। ये इनकी पिक्चर है। ये बात की जा रही है स्टारशिप की। तो लैंडिंग के समय फिर हुआ विस्फोट। ये क्या है? स्टारशिप एक रॉकेट है। ये मिशन है, किसका है? तो ये अमेरिकी कंपनी है स्पेस एक्स कंपनी, बहुत ही फेमस कंपनी है इलॉन मस्क साहब की। तो इनका एक टारगेट है कि ये दुनिया के अंदर लोगों को टूरिज्म कराना चाहते हैं। स्पेस टूरिज्म की बहुत बड़ी इनकी एक सोच है। तो स्टारशिप एक उसी का हिस्सा है। ये एक रॉकेट है जो कि ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो मतलब रीयूजेबल है ये। तो नीचे जैसे ही आया ये, यहाँ पे लैंडिंग के समय से विस्फोट हो गया। तो ये इसकी पिक्चर दिखाई गई है। तो स्पेस एक्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो स्टारशिप इसका नाम है। तो ये इनकी एक बड़ी ही अच्छी ट्रायल चल रही है अभी, क्योंकि स्पेस में इनको ले जाना है, ट्रैवल कराना है दुनिया के लोगों को स्पेस के अंदर। तो ये इनकी अभी ट्रायल चल रही है, किस किस प्रकार से ये चीज़ें की जा सकती हैं। तो उसी के ट्रायल के दौरान ये इनका जो विस्फोट है हुआ है स्टारशिप रॉकेट के अंदर। 6 मार्च की न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि 2 हफ्ते में ड्राफ्ट कानून बन जाएगा ओटीटी के लिए। मैंने अभी आपको बता के चुका था कि ओटीटी के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कुछ कानून का अवलोकन करना है। तो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा है कि हम 2 हफ्ते में ड्राफ्ट लेके आएंगे, कानून बनाने को लेकर के एक ड्राफ्ट हम प्रस्तुत कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये बात की गई है। तो ओटीटी के नए नियम सजा और जुर्माने के बिना दंतहीन है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, इसके लिए नए नियम और जुर्माने के बिना ये दंतहीन है। यानी कि यदि कोई नया नियम या सजा या जुर्माना इसके लिए नहीं होगा तो ये मतलब बेतुकी चीज़ें हैं, मतलब इसके आधार पर आप कुछ कर नहीं सकते हो फिर उनका। तो इसीलिए यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा है कि हम 2 हफ्ते में
इस कानून को लेकर के एक ड्राफ्ट प्रस्तुत करेंगे। तो ये यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चर्चा चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये मुद्दा आपको पता होना चाहिए। ये बात की जा रही है सैरोगेट मदर की। तो सैरोगेट मदर को भी अवकाश का हक। सबसे पहले पता होना चाहिए कि सैरोगेट मदर क्या होती हैं। तो इनको बोलते हैं कि किराए की कोख, यानी कि सैरोगेट मदर वो मदर होती हैं कि जो कि किसी दूसरे के लिए बच्चा अपने पेट में पालती हैं, यानी कि नेचुरल प्रोसेस होता है पूरा ये, यानी कि ये प्रेग्नेंट होती हैं, माँ बनती हैं, लेकिन वो बच्चा किसी और का होता है, उस पर जो हक होता है वो किसी और का होता है। इनको बोलते हैं सैरोगेट मदर। तो यहाँ पर उनको अवकाश की बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा है कि सैरोगेट माँ जो हैं उनको भी मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी जो बेनिफिट है वो उनको मिलना चाहिए, वो हकदार हैं, क्योंकि ये भले ही किसी और का बच्चा अपने पेट में पाल रही हैं, जन्म दे रही हैं ये, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि एक माँ अपने बेटे के लिए करती है, भले ही ये किसी और का बेटा है इनकी कोख में। तो ऐसा इसीलिए किया गया है कि एक नेचुरल राइट है उनका ये। तो यहाँ बोला गया है कि मातृत्व अवकाश की हकदार हैं सैरोगेट मदर। तो इस प्रकार की बात की गई है हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के द्वारा। ये बात की जा रही है विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर। तो नाम आपको पता होना चाहिए और कौन कौन MLA थे उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए जिनका कि देहांत हो गया इन विधानसभा सीट से। तो नाम है यहाँ पे सहाड़ा, सुजानगढ़, वल्लभनगर और राजसमंद। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट सीटें, तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इन एरिया से। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इन चारों एरिया से कौन कौन विधायक थे, उनके नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये बात की जा रही है केंद्रपाड़ा यानी कि उड़ीसा राज्य की। तो केंद्रपाड़ा में बनेगा स्टील कारखाना। स्टील कारखाने की बात की जा रही है, उड़ीसा राज्य की यहाँ पे बात की जा रही है ये। तो देख लेते हैं खबरें। तो उड़ीसा सरकार व आर्सेलरमित्तल साहब स्टील किंग है दुनिया के अंदर, टाइकून है एक। तो उनके बीच ये करार हुआ है, केंद्रपाड़ा जिला में इंटीग्रेटेड स्टील कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? केंद्रपाड़ा, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा सरकार व आर्सेलरमित्तल दोनों मिलकर के ये काम कर रहे हैं। तो आपको प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत में पहला स्टील उद्योग कहाँ पर लगा था। तो भारत में पहला स्टील उद्योग लगा था 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। ये आपको पता होना चाहिए, प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है। इसके अलावा टिस्को प्लांट कब लगा था? तो 1907 में टिस्को प्लांट लगा था, यानी कि टाटा का जो प्लांट है उसको बोलते हैं टिस्को प्लांट। यह कारखाना खारकाई व स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर स्थित है। मतलब कि खारकाई व स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर स्थित है टिस्को प्लांट, और ये स्थान है जमशेदपुर। अब मुझे राज्य का नाम बता दीजिए आप कि किस राज्य के अंदर आता है। यह वेबर सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि टिस्को प्लांट जो है वो वेबर के सिद्धांत पर आधारित है। तो वेबर का सिद्धांत ये बताता है कि रॉ मटेरियल जो होता है उसके नज़दीक में प्लांट होना चाहिए, ऐसा बात करता है ये जो वेबर सिद्धांत है, ताकि जो कॉस्टिंग है वो कम आए ट्रांसपोर्ट को लेकर के। रॉ मटेरियल की बात की जाती है, इसमें लेबर की बात की जाती है, ताकि चीज़ें सस्ती मिल सकें और जो प्रोडक्ट है वो अच्छा और सस्ता बन सके। तो ऐसा बोलता है वेबर का सिद्धांत। तो कभी आप देखिएगा, वेबर का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत है यहाँ पे। तो ये आपको पता होना चाहिए पहला स्टील उद्योग टिस्को प्लांट कब लगा था, कहाँ पर स्थित है। तो ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं कई बार। ये बात की जा रही है MSP की। तो MSP से 15% ऊंचे दाम पर कपास की बात की जा रही है। यहाँ पे कपास को बोलते हैं सफ़ेद सोना। तो ये याद रखिएगा, देख सकते हैं कपास के फूल हैं वाइट कलर के, तो इसको सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है आपसे कि सफ़ेद सोना किसको बोला जाता है, तो कपास को सफ़ेद सोने के नाम से जाना जाता है। अब बताया जा रहा है कि इसकी जो MSP से भी 15% ऊंचे दाम पर कपास बिक रही है। तो अच्छी बात है कि MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी ऊंचे दाम पर तो किसानों को फ़ायदा होता दिख रहा है यहाँ पे। तो ये एक अच्छी खबर है किसान जो कपास उत्पादन करता किसान है उनके लिए। ये बात की जा रही है कच्चे माल की कमी से रुक सकती है सप्लाई, आधार पूनावाला साहब हैं, ये उनकी पिक्चर है। आधार पूनावाला साहब कह रहे हैं कि यदि जो रॉ मटेरियल है उसकी जो कमी है उसके कारण सप्लाई रुक सकती है। किसकी बात कर रहे हैं आप समझ सकते हैं, वैक्सीन की। तो कोविशील्ड वैक्सीन सीरम संस्थान पुणे के द्वारा बनाई गई है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक, और इसके CEO का नाम है आधार पूनावाला साहब। तो कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। अब मुझे बताइए कि कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई है,
तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आजकल कोवैक्सीन काफ़ी ज़्यादा लगाई जा रही है, यानी कि इस्तेमाल की जा रही है कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड वैक्सीन याद रखिएगा, सीरम संस्थान ने बनाई है। आधार पूनावाला साहब इसके CEO हैं, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब सीरम संस्थान पुणे को विजिट भी कर चुके हैं पिछले कुछ महीने में। उनकी न्यूज़ भी निकल करके आई थी, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता संस्थान ये बात की जा रही है वैक्सीन पेटेंट को लेकर के। तो वैक्सीन पेटेंट माफ होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है WHO के द्वारा। ये क्या चीज़ है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके हेड हैं, इनका नाम है टेड्रोस एडहोनोम। तो इन्होंने बोला है कि जो वैक्सीन का पेटेंट है वो माफ़ होना चाहिए। पेटेंट आपको पता है कि एक बार पेटेंट तकरीबन 20 वर्ष के लिए होता है भारत के अंदर। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। पेटेंट जो है मतलब कि एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी है जो कि इस दवा को बना रही है, आप समझिए वैक्सीन बना रही है, तो वो ज़रूरी है कि अपना रिसर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करती है, खर्चा करती है। अब उसको वसूल कैसे करेगी? तो जब भी कोई चीज़ ऐसी डेवलप कर ली जाती है, जैसे कि हम बात करें अभी कोविशील्ड, सीरम संस्थान ने कोविशील्ड बनाई, उसने अपना खर्चा किया, अपने लोग लगाए, सारा का सारा चीज़, इतना टाइम दिया, तो अब वो चाहेगा इसको पेटेंट करा ले। पेटेंट कराने के बाद वो इस पर अपना मुनाफा कमाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। तो ये इनका कहना इसलिए है WHO के हेड जो है टेड्रोस साहब का, कि यदि ये पेटेंट यहाँ से हट जाए, मतलब पेटेंट अगर माफ़ हो जाए वैक्सीन को लेकर, स्पेशली कोविड-19 वैक्सीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये उसका रीज़न ये है कि अगर इससे पेटेंट को माफ़ कर दिया गया तो वैक्सीन की कीमत बहुत सस्ती हो जाएगी, और जो अफ्रीकी एशियन देश हैं वहाँ पर ये वैक्सीन हर आदमी तक, हर इंसान तक जल्द से जल्द पहुँचाई जा सकेगी। तो ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं WHO कि इससे पेटेंट माफ़ हो जाना चाहिए, ताकि इसकी कीमत काफ़ी कम हो जाएगी और हर व्यक्ति मतलब सभी लोगों को ये मुहैया कराई जा सकेगी। स्पेशली बात की जाती है तो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज, थोड़े से गरीब देश हैं ये, तो यहाँ पर लोगों को आसानी से ये वैक्सीन दिलाई जा सकेगी। ये बात की जा रही है। पोस्टर का विमोचन है, पत्रिका की दौड़ करेगी स्वस्थ दुनिया के वातावरण का निर्माण, कलराज मिश्र साहब यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है पत्रिका के 66वें स्थापना दिवस की। तो पत्रिका के 66वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 7 से 14 मार्च तक आयोजित की जा रही है पत्रिका F5 मैराथन के पोस्टर का विमोचन किया है यहाँ पर, ये कलराज मिश्र साहब ने किया है। तो आप थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि 66वां स्थापना दिवस है पत्रिका का, तो उसके उपलक्ष्य में 7 से 14 मार्च तक आयोजित की जाएगी F5 मैराथन। तो ये यहाँ पे न्यूज़ आई है इसके संबंध में, तो बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये एक और भारतवंशी हैं, ये मतलब कई सारी हमारी महिलाएं आप आजकल USA के अंदर झंडा गाड़ रही हैं। तो एक और देखिए आप, इनका नाम है भारतवंशी नौरीन हसन। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक है उसकी, इनको उपाध्यक्ष व CEO नमित किया गया। तो बड़ी बात होती है फेडरल रिजर्व बैंक की उपाध्यक्ष व CEO नमित करना, किसी को नॉमिनेट करना। तो इनका नाम है नौरीन हसन, और इनका संबंध है इंडिया के केरल राज्य से। अभी मैंने एक नाम बताया था, उनका संबंध था तमिलनाडु से, और अब इनका संबंध है केरल राज्य से। नाम है नौरीन हसन, ये इनकी यहाँ पर पिक्चर है। तो अच्छी बात है, बड़ी बात है, भारत देश के लिए गर्व की बात है। ये बात की जा रही है मंगल पर 16 फीट चला नासा का रोवर। तो अभी नासा ने एक रोवर भेजा था, इसका नाम था परसेवरेंस। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है ये रोवर। तो मार्स पर भेजा गया था और सक्सेसफुली पहुंच गया है। तो वहाँ पर ये अभी मूवमेंट कर रहा है, ये चल रहा है। तो इसकी यहाँ पे पिक्चर शेयर की गई है। तो नाम याद रखिएगा कि नासा का जो मंगल मिशन है उसका नाम है परसेवरेंस रोवर, यानी कि ये नाम है इसका रोवर का, परसेवरेंस मार्स रोवर इसको बोला गया है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं ये। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।